हेलो बच्चों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल बायो की फीवर पर आपका वेलकम है। बच्चों हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th साइंस का अध्याय 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जीवन की जो मौलिक इकाई हैं उनके बारे में इस चैप्टर में आपको कंप्लीटली अध्ययन करना है। यानी किसी भी चीज़ का निर्माण जो होता है, सपोज दैट मानिए किसी भी शरीर, जैसे ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, इसका निर्माण किन छोटी छोटी चीज़ों से, किन किन इकाइयों से मिलकर बना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से हम कह रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में। किसके बारे में बच्चों? कोशिका, यानी जिसे हम बोलते हैं सेल के बारे में। यानी इस चैप्टर में आप जो कंप्लीटली स्टडी करेंगे बच्चों, वो किसके बारे में करेंगे? सेल्स के बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस पूरे पूरे पैराग्राफ में, यानी जो फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेज है इसका, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर का जो हमें सारांश है हमें यहाँ पे पढ़ना है बच्चों। ठीक है, कहाँ पे पढ़ना है? यहाँ पे पढ़ना है, इस पैराग्राफ में पढ़ना है पूरे पूरे चैप्टर का। यानी यही चीज़ें पूरे पैराग्राफ में आप समझ सकते हैं कि जो जीवन की मौलिक इकाई का पहला पेज है उसमें आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आइए देखिए इसमें कह रहे हैं बच्चों, कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। यह आपको याद करना पड़ेगा कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, जो 1665 में किया गया था उनके द्वारा। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है बच्चों जो छोटे जीवों को देखने में काम आता है, सहायता से देखा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं बच्चों कि ल्यूवेन हॉक ने 1674 में, कब? 1674 में ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट हुक ने मरे हुए कोशिकाओं का पता लगाया, एक तरह से कह सकते हैं, और जो ल्यूवेन हॉक ने थे जीवित कोशिकाओं का पता लगाया, कब? 1674 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है इसमें याद करने वाला बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल्स के बारे में पता किया जो 1665 में था, ठीक है, और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था जो 1831 में था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि जे.ई. परकिंजे, इनका नाम क्या है? जे.ई. पुरकंजे बोल सकते हैं या परकिंजे बोल सकते हैं। ठीक है, जे.ई. परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। तो जीवद्रव्य का नाम किसने दिया? आपको याद करना पड़ेगा, परकिंजे ने दिया। कब दिया? 1839 में। ठीक है, इसके बाद दो अलग वैज्ञानिक थे जिनका जो अलग अलग फील्ड से, दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडिन 1838 तथा टी स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषयों में बताया। तो कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दी? आप याद रखेंगे, स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया। कब दिया? 1838 और 1839 में। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं, और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। क्या है? मूलभूत इकाई हैं, यानी बिना कोशिका के किसी भी शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, एक अलग साइंटिस्ट है 1855 में जिनका नाम है विर्चो, या वर्चोवा भी बोल सकते हैं। विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। यानी जो स्लाइडन और स्वान ने थ्योरी दिया था कि जितने भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनके अनुसार पौधे तथा जंतु, जो भी अर्थ पे जितने भी पौधे तथा जंतु हैं उनका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, और ये जीवन की मूलभूत इकाई होती थी। इसी चीज़ों को, इसी डिफिनीशन को, इसी स्टेटमेंट को जो वर्चोवा नामक साइंटिस्ट ने 1855 में इसको क्या किया? आगे बढ़ाया। क्या आगे बढ़ाया उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, उन्होंने बताया कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती, ठीक है, कोशिकाएं क्या? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल्स से आती हैं। ध्यान रखिएगा इसका। ये बात जब से पूछा गया कि जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं सेल्स से ही नई सेल्स का निर्माण होता है, ये किसने बताया? 1855 में वर्चोवा ने बताया। आगे 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका को जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। तो उन इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी डिस्कवरी कब हुई थी बच्चों? याद रखेंगे 1940 में। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ल्यूवेन हॉक, परकिंजे और स्लाइडेन स्वान और साथ में वर्चुआ नामक साइंटिस्टों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक से दो बार लिखिएगा, ये बच्चों आपको याद हो जाएंगे। आइए अगले पेज पे चलते हैं, जो थोड़ी थोड़ी बातें हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
आइए देखिए, ये मानव शरीर की कुछ विभिन्न कोशिकाएं हैं। जैसे ये देखिए जो चिकनी पेशी कोशिका होती है हमारे मसल्स में पाई जाती हैं। ये हमारे रक्त में पाई जाने वाली रुधिर कोशिकाएं हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। अस्थि कोशिका जो हमारी हड्डियों में पाई जाती है। ये देखिए अंडाणु होता है जो महिलाओं के नर जनन अंग महिलाओं के मादा जनन अंग महिलाओं के जनन अंग में पाया जाता है। ये देखिए शुक्राणु है जो नर जनन अंग में पाया जाता है। ये वसा कोशिका होती है। ये बच्चों अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। तो नीचे लिखा भी है मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ देखते हैं, कुछ कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। यानी जो कोशिकाएं होती हैं किस प्रकार कार्य करती, कहाँ पे पाई जाती हैं, उस हिसाब से उनका नाम या आकार होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोश की अमीबा, यानी आप आंख मूंद के कोई भी स्ट्रक्चर बना दीजिए वो अमीबा कहलाता है, ठीक है। इनका कोई फिक्स यानी कोई भी नियमित संरचना नहीं होती है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, जितने भी ह्यूमन के ब्रेन होंगे उनमें तंत्रिका कोशिका एक जैसी होगी। आइए आगे क्या कहते हैं बच्चों, आगे हम देखेंगे। आगे ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवित कोशिका में, ठीक है, किसमें, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है, हम जानते हैं कि बहुकोशिका जीव में श्रम विभाजन होता है जैसा कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए जो आपका आंत है वो खाना खाने में काम, नाक सांस लेने में, फेफड़ा सांस लेने में, तो ये अलग अलग जो हमारे अंग हैं अलग अलग काम करते हैं। अजी जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि, इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक कोशिकांग होते बच्चों, इनका अपना अलग अलग एक स्पेशल कार्य होता है जो उसी के लिए बने होते हैं, ठीक है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। कहाँ पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। सॉरी, आज ही यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है। आज ही यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए थे, कोई बात नहीं। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती हैं। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं, याद रखेंगे। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। आ जाइए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, ठीक है। यानी जितनी भी कोशिका है बच्चों उसमें कितने गुण दिखाई देंगे, 3 गुण दिखाई देंगे आपको, जो आपको पहचानने होंगे। जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, ये तीनों चीज़ें हर सेल के अंदर पाई जाएंगी। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे देखिए, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है, ठीक है बच्चों। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह कोशिका की क्या है बच्चों, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। देखिए अपने घर में आप सबको आने नहीं देंगे, ठीक है। कुछ लोग को आने देंगे, कुछ लोग को नहीं आने देंगे। तो जो आपके जान पहचानों के उन्हीं लोग को आप घर में आने देंगे। ऐसा थोड़ी कि रोड पे कोई चल रहा है तो उसको आप घर में बुला लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, कुछ मॉलिक्यूल को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है। आइए, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक मतलब ये चुनिंदा मॉलिक्यूल को ही अंदर आने देते हैं और कुछ को नहीं आने देते। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाइए बच्चों, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए अब उसी लाइन को पढ़ना है आपको।
जैसे कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं, यानी गैस के फॉर्म में आ सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होती है। समझिए, जैसे ये दो टंकियां हैं, ठीक है बच्चों, कितनी टंकियां? दो। एक में पानी यहाँ भरा है और एक में पानी यहाँ भरा है। अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें तो ये बताइए, इसको हम पहला बोलेंगे और इसको दूसरी टंकी। तो आप मुझे बताइएगा, पहले टंकी से दूसरी टंकी में पानी जाएगा या दूसरे से पहले में आएगा? तो आपका आंसर होगा दूसरे से पहले में आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे में पानी यहाँ तक यानी ज़्यादा भरा है और पहले में देख रहे हैं पानी कम भरा है। तो ये उच्च कंसंट्रेशन से कहाँ आएंगे? निम्न कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। आइए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया, ठीक है, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है। उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो इसको शरीर से निकालना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिकाओं से CO2 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा चली जाती है, ठीक है। ये गैसों के विसरण दर की प्रभावित कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, ठीक है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में, ठीक है, अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, यानी जल भी विसरण के द्वारा ही कार्य करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है, ठीक है। इस प्रकार परासरण की प्रक्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद करने थे, ठीक है। आगे देखिए, यदि हम जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको घर पे परफॉर्म करना है बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, जो जल के अणु होते हैं बच्चों, ठीक है, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार ये शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगी, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो किस बारे में? देखिए, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं, यानी जिसमें किसी भी चीज़ की गति ना हो उसे क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। इसे ऐसे विलयन को अति परासरणी दाब विलयन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है, ठीक है। आगे कुछ एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, उनके बारे में बच्चों हम अगले टॉपिक में यानी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस पार्ट में हमने जो जीवन की मौलिक इकाई है उसके कुछ जनरल कैरेक्टर को पढ़े, परिचय को पढ़ा, ठीक है। आगे हम कोशिकाओं से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 को आप बड़ी बेसब्री से इंतजार करिएगा। जल्द ही मैं पार्ट 2 आपको अपलोड कर दूंगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।